हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे देखो शंकु और गोले की बात करी गई है, तो सबसे पहले मैं गोले के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। गोले की जो है वृत्ताकार आकृति के रूप में होता है। अगर ये 2D में है तो वृत्ताकार आकृति में दिखता है, 3D में होता है तो गोला दिखता है। तो गोले की त्रिज्या, तो मैं बोल देता हूँ गोला की त्रिज्या जो है, अगर r मानी जाए, बड़े R से व्यक्त करी जाए, तो यहाँ पे गोले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? गोला का आयतन ये बराबर हो जाएगा, इसको देखो V1 से निरूपित कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा? V1 बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3, r की घात 3 इस तरह से बन जाएगा। अब चलते हैं शंकु में। तो शंकु के बारे में इस तरह से बोलते हैं, शंकु की त्रिज्या इसको बना देते हैं। देखो गोला जो है वृत्ताकार आकृति में दिखता है 2D में, और इसमें केवल विमा होती है, केवल इसकी त्रिज्या। अब शंकु की त्रिज्या मैं बोल देता हूँ छोटे r के, और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को बोल देते हैं h के बराबर। और शंकु इस तरह से अपने को दिखता है। ये अपने पास वृत्ताकार भाग की जो त्रिज्या होती है वही शंकु की त्रिज्या कहलाती है r, और जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो कहलाती है इसकी h। और अब देखो शंकु का आयतन की मैं बात करूं, तो शंकु का आयतन इसे V2 से व्यक्त कर देंगे, ये बराबर हो जाता है 1/3 पाई r² h के बराबर। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, सबसे पहले तो हम लोग इससे पहले देखो, सवाल में जाने से पहले मैं न्यूनतम और अधिकतम मान कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। y बराबर fx कोई फलन दिया गया है, इसका एक बार अवकलन कर देंगे, dy/dx आ जाएगा, या इसको f डैश x भी बोल सकते हैं हम लोग। अब क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डैश x को 0 के बराबर करेंगे। मान लो कि दो क्रांतिक बिंदु निकल के आ गए, x1 और x2। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसका द्वितीय अवकलज परीक्षण करेंगे, तो f डबल डैश x निकालेंगे इसका द्वितीय अवकलज, और x बराबर एक बार तो रखेंगे x1 और एक बार रखेंगे x2। जितने भी क्रांतिक बिंदु आए उनका मान रखना पड़ेगा। अगर इस पर मान लो ये 0 से बड़ा मिल जाता है, तो x बराबर x1 जो है वो न्यूनतम मान का बिंदु मिल जाएगा, न्यूनतम का बिंदु। इसी तरह अगर मेरे पास ये 0 से छोटा आ जाता है, तो x बराबर x2 जो है वो उच्चतम का बिंदु होगा, उच्चतम का बिंदु। ठीक है, महत्तम और न्यूनतम मान इसी तरह निकालते हैं हम लोग द्वितीय अवकलज परीक्षण का उपयोग करते हुए। अब देखो सवाल को देखते हैं। सवाल में बोला गया है कि r त्रिज्या का गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु बनाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं r त्रिज्या का ये गोला बना देता हूँ, जो 2D में अपने पास द्विविम में अपने वृत्त के जैसे दिखता है। अब इसके अंदर शंकु बनाता हूं, तो शंकु इस तरह से बनने वाला है। इसको सही कर देते हैं। देखिए शंकु जो है हम लोग इस तरह से बना देते हैं। ये शंकु का शीर्ष मान लिया, और इस तरह से हमने शंकु बना दिया। अब इसका वृत्ताकार सिरा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये शंकु बन गया। अब सबसे पहले ये अपने पास गोले का केंद्र है। गोले के केंद्र से ये अपने पास गोले की त्रिज्या आ गई, मतलब इसका मान वर्गमूल आर के बड़े आर के बराबर मैंने मान लिया गोले की त्रिज्या को। इसी तरह ये भी बड़ा आर हो जाएगा, और यहाँ पे इसको यहाँ तक मिला देते हैं। अब ये जो अपने पास आई ना, ये अपने शंकु की त्रिज्या आ गई। शंकु की त्रिज्या को r से निरूपित कर देते हैं, और शंकु की जो ऊंचाई है उसको h से निरूपित कर देते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम लोग जानकारियां दे देते हैं। मान लो कि ये जो कोण है ना, ये थीटा के बराबर मैंने मान लिया। अब ये थीटा के बराबर आ गया, तो ये जो इसको नाम भी दे देते हैं, ये O हो गया, ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया। इसी तरह ये जो अपने पास इसका वृत्ताकार भाग है, इसका जो केंद्र है वो D के बराबर मैंने मान लिया। तो यहाँ से मैं त्रिभुज BOD उठा के लाता हूँ। त्रिभुज BOD, O ये हो गया, B ये हो गया, और D ये हो गया। ये थीटा है अपने पास, ये R है अपने पास, और क्या है बस। ठीक है, OD का मान हम लोग निकाल लेंगे, तो OD का मान त्रिकोणमिति का उपयोग करते हुए निकल के आएगा r sin थीटा के बराबर। इसी तरह यहाँ से हमारे पास BD का मान निकल के आएगा यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया। ये तो अपने पास r cos थीटा के बराबर आएगा, और ये r sin थीटा के बराबर आएगा। तो इसको सही कर देंगे, r cos थीटा के बराबर ये आ गया, और r sin थीटा के बराबर ये आ गया। अब देखो यहां से मैं देख सकता हूं, ये BD क्या था, इसकी त्रिज्या थी, तो बोलेंगे शंकु की त्रिज्या, और यहाँ इससे पहले मैं बोल देता हूँ गोले की त्रिज्या ये अपनी तरफ से मान ली मैंने r के बराबर, और यहाँ पे शंकु की त्रिज्या को r माना था, जो कि बराबर निकल गया है r sin थीटा के बराबर। और इसी तरह शंकु की ऊंचाई भी देख लेते हैं। शंकु की
ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये किसके बराबर आ जाएगी, h बराबर में देखो यहाँ से r sin थीटा, r cos थीटा, तो ये निकल के आया और इसमें r जोड़ देंगे तो ऊंचाई के बराबर आ जाएगा, तो मतलब मैं कह सकता हूँ r प्लस r cos थीटा के बराबर ही आ गया। ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से बता देते हैं सबसे पहले गोले का आयतन, मतलब कि V1 किसके बराबर है, V1 बराबर है 4/3 पाई r की घात 3 के बराबर ये है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसके बाद देखो शंकु का आयतन भी हम लोग निकालते हैं। शंकु का आयतन V2 मैंने बोला था इसको, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर ही आएगा। r का मान यहाँ से उठा के लाएंगे तो ये बन जाएगा 1/3 पाई, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, और अंदर क्या बनाएगा, आर प्लस आर कोस थीटा के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो आर तो उपनिष्ठ ले लेते हैं, तो V2 बराबर निकल के आएगा 1/3 पाई आर की घात 3, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और गुणा में 1 प्लस कोस थीटा के बराबर ये निकल के आ गया। अब देखो थीटा जो मैंने माना है इसके सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे V2 का, तो ये कितना बनेगा, dV2 बटा में d थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर की घात 3, ये तो अपने पास है अचर। अब साइन स्क्वायर थीटा गुणा में 1 प्लस कोस थीटा का होगा, तो क्या करेंगे, पहले तो साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरह रखेंगे और 1 प्लस कोस थीटा कर देंगे माइनस साइन थीटा के बराबर। इसी तरह यहाँ से प्लस में 1 प्लस कोस थीटा को इसी तरह रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो 2 गुणा में साइन थीटा, अब साइन थीटा कर देंगे कोस थीटा के बराबर। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो dV2 बटा में d थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 पाई आर की घात 3, ये तो इसी तरह रहने वाला है। अंदर वाला क्या बन जाएगा, माइनस में साइन, पहले प्लस वाले को ले लेते हैं, तो ये कितना बनेगा, 2 गुणा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, तो ये बनेगा 2 गुणा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, और प्लस में 2 गुणा में साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना है, माइनस में साइन की घात 3 थीटा। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो dV2 बटा में d थीटा, dV2 बटा में d थीटा, और देखिए 1/3 पाई r की घात 3, ये तो इसी तरह रहने वाला है। और इसके बाद में देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर वाले में यहाँ से साइन थीटा तो तीनों में उबनिष्ठ ले सकता हूँ, तो साइन थीटा को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, इसको हटाऊंगा कोष्टक को, और यहाँ से साइन थीटा को मैं उबनिष्ठ ले लेता हूँ, साइन थीटा आ गया बाहर। अब इसके बाद में देखो क्या बचेगा, पहले भाग में अपने पास 2 कोस थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 कोस थीटा। इसके बाद देखिए यहाँ से 2 साइन थीटा और गुणा में कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी साइन में परिवर्तित कर देते हैं, तो प्लस में 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, और यहाँ से कितना बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, यही बच गया ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, dV2 बटा में d थीटा ये बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r की घात 3, और गुणा में साइन थीटा, और अंदर कितना बच जाएगा, ये माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 कोस थीटा, और प्लस में 2 ये बच गया। अब उसके बाद देखिए देखो कोस थीटा में अपने को द्विघात बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा में द्विघात बन नहीं सकता क्योंकि कोस थीटा को हम लोग साइन थीटा में नहीं बदल सकते, लेकिन इस साइन थीटा को कोस थीटा में बदल सकते हैं। इससे अच्छा ये होगा कि यहाँ पे जो मैंने कोस थीटा को साइन थीटा में परिवर्तित किया था, वहीं पे मैं ये बचे हुए साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में परिवर्तित कर दूं, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। देखो इसको यहाँ से मिटा दिया और इसके बाद में मैं सही कर रहा हूँ। ये अपने पास बचा हुआ क्या था, बचा हुआ था अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसको तो इसी तरह रखता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद अपने पास जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, इसको मैं लिख देता हूँ -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं, देखो dV2 बटा में d थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 पाई r की घात 3, और ये साइन थीटा तो बाहर है ही, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर देखो ये 3 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 कोस थीटा, और माइनस में 1 ये बन गया। अब देखो इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, समीकरण 2 नाम दे दिया। अब इससे क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं, तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, dV2 और बटा में d थीटा जो है इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, मतलब कि 1/3 गुणा में पाई r की घात 3, और गुणा में साइन थीटा, और अंदर क्या दे रखा है, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और माइनस में 1 जो है इसको 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करेंगे तो ये तो अचर है, ये 0 के बराबर हो जाएगा, और बचा हुआ क्या है, साइन थीटा, और गुणा में अंदर क्या है 30 कोस स्क्वायर थीटा, ये द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से, तो ये क्या बनेगा, देखो इस तरीके से 3 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 कोस थीटा माइनस में कोस थीटा और माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। इसको और सरल कर लेते हैं, तो साइन थीटा और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से देखो
3 cos थीटा उपनिष्ठ ले लेता हूं मैं अंदर से, तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस 1 बच जाएगा। और इसी तरह -1 उपनिष्ठ ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, cos थीटा प्लस 1 बच जाएगा। अब इसके बाद बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं cos थीटा प्लस 1 उपनिष्ठ ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 cos थीटा माइनस 1, और बाहर कितना है, sin थीटा। अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो तीनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो अपने पास sin थीटा 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से थीटा का मान 0 के बराबर निकल के आएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कभी भी संभव नहीं है, 0 डिग्री संभव नहीं है, क्योंकि ये कोण अगर 0 के बराबर हो गया ना तो अपने पास ये जो इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या अपने पास इसके बराबर हो जाएगी, किसके, r cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये कभी संभव नहीं है। तो उसके बाद में देखो, ना तो थीटा का मान 0 संभव है और ना थीटा का मान अपने पास कितना, पाई संभव है। तो पाई यहां से निकल के आएगा, कैसे, cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से cos थीटा का मान -1 हो जाएगा और थीटा का मान निकल के आएगा पाई के बराबर, जो भी संभव नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री संभव ही नहीं है, मतलब कोई ना कोई न्यूनतम मान अपने न्यून कोण अपने पास बनने वाला है, जो अपने पास निकल के आएगा 3 cos थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ से cos थीटा का मान निकल के आएगा कितना, 1/3 के बराबर। देखो cos थीटा का मान 1/3 आ गया, जो कि हम लोग हमारे पास क्रांतिक बिंदु निकल के आ गया। अब cos थीटा का मान अपने पास निकल के आ गया, तो अपने पास sin थीटा का मान भी यहीं से निकाल लेते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। यहाँ से अगर cos थीटा का मान अपने पास 1/3 निकल के आ गया, तो न्यून कोण है तो sin थीटा भी न्यून कोण में धनात्मक होगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, sin थीटा का मान ये अपने पास बन जाएगा 2√2/3 के बराबर। अब उसके बाद देखिए आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, sin थीटा और cos थीटा का मान निकल के आ गया। समीकरण 2 जो था इसका एक बार और अवकलन करते हैं, तो ये अपने पास बन जाएगा d2v2 बटा में d थीटा 2, ये बन जाएगा। अब देखिए 1/3 पाई आर की घात 3, ये तो इसी तरह रहने वाला है, 1/3 पाई आर की घात 3 ये इसी तरह रह गया। साइन थीटा को एक बार इसी तरह रखते हैं, अंदर वाले का कर देंगे अवकलन। अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो 3 कोस स्क्वायर थीटा का बन जाएगा 6 कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस में 6 कोस थीटा गुणा में साइन थीटा, ये बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ से अपने पास 2 कोस थीटा करेंगे तो माइनस में 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -1 का तो 0 हो गया। उसके बाद में देखो क्या करेंगे, ये अंदर वाले को इसी तरह रखेंगे, तो प्लस में क्या था अंदर वाला, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा -1, इसको लिखेंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा और माइनस में 1। अब साइन थीटा का कर देंगे तो साइन थीटा का कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे मैं देखता हूँ, यहाँ से क्या बन जाएगा, d2v2 बटा में d थीटा 2, ये बन गया 1/3 पाई आर की घात 3, ये तो इसी तरह रहने वाला है। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा अपने पास ये देखो अंदर जाके गुणा होगा तो माइनस में 6 कोस थीटा और गुणा में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और देखो यहाँ से कितना मरेगा, प्लस 3 कोस की घात 3 थीटा आ जाएगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और माइनस में कोस थीटा आ जाएगा, ये बच गया। अब देखो यहाँ पे कोस थीटा का मान 1/3 है और साइन थीटा का मान कितना है, 2√2/3 है। तो यहाँ पे लिखते हैं तो 1/3 पाई आर की घात 3 और यहाँ से कितना बन जाएगा, माइनस में 6 कोस थीटा का मान 1/3 आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2√2/3 का मान हो जाएगा 8/9 के बराबर। माइनस में 2 गुणा में यहाँ पे बन जाएगा 8/9 और प्लस में 3 गुणा में ये बन जाएगा 1/27 के बराबर, प्लस 2 गुणा में ये बन जाएगा 1/9 के बराबर, माइनस में 1/3 रह जाएगा। अब इसको आगे और सरल कर लेते हैं, तो देखो 3 दूनी 6 बच जाएगा और यहाँ से देखो कुछ कटने वाला है क्या, और कुछ नहीं है, तो माइनस में 16/9 और प्लस में यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस में 16/9, ये भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 1/9 बच जाएगा, ये 2/9 बच जाएगा और जो 1/3 है इसको भी मैं कह सकता हूँ कितना, 3/9 के बराबर, -3/9 हो गया। अब उसके बाद में ये अपने पास बचेगा कितना, 1/3 गुणा में पाई आर की घात 3, ये लघुत्तम लेंगे, ये d2v2 बटा में d थीटा 2 का मान है और यहाँ पे भी d2v2 बटा में d थीटा 2 का मान है। अब उसके बाद में ये अपने पास आने वाला है d2v2 बटा में d थीटा 2, तो ये अपने पास कितना बनने वाला है, देखो -16/9, -16 और -16 -32, -32 और -3 -35, मतलब ये पूरा कट जाएगा तो -32/9 के बराबर ही आ जाएगा, -32/9 और ये कितना बन गया, 1/3 गुणा में पाई आर की घात 3, जो कि अपने पास ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आ गया मतलब कि आर का मान, जब थीटा का मान, कोस थीटा का मान 1/3 और साइन थीटा का मान 2√2/3
तब V2 जो है न्यूनतम होगा। अगर V2 न्यूनतम है तो देखो यहाँ पे हम लोग V2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जो समीकरण नाम दिया था समीकरण 1 में, देखो R का मान निकाल लेंगे, H का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो थीटा का मान निकल के आ गया ना, तो लिखेंगे द्वितीय अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है, द्वितीय अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है, परीक्षण से स्पष्ट है कि साइन थीटा 2√2/3 या कोस थीटा बराबर 1/3 पर V2 न्यूनतम होगा। V2 न्यूनतम नहीं, अधिकतम होगा, ठीक है। क्योंकि ऋणात्मक आया है तो यहाँ पे लिखेंगे V2 अधिकतम होगा। अब ये अधिकतम है तो यहाँ से हमारे पास कितना था, सबसे पहले मैं उठा के लाता हूँ H को। H बराबर क्या निकाला था हमने, R प्लस R कोस थीटा के बराबर ये निकाला था। फिर से दिखा देता हूँ मैं, देखो H बराबर क्या था, R प्लस R कोस थीटा, और R बराबर था R साइन थीटा के बराबर। R बराबर कितना था, R साइन थीटा, तो ये दोनों मान यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, H बराबर में R प्लस R गुना में कोस थीटा का मान 1/3 है तो ये रख देंगे, R का मान हो जाएगा R गुना में 2√2/3 के बराबर। तो ये कुल मिला के अपने पास H बराबर तो हो जाएगा 4R/3 के बराबर, और R बराबर हो जाएगा 2√2R/3 के बराबर। अब आयतन भी निकाल लेंगे, देखो V2 किसके बराबर हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 1/3, शंकु ही है ना, शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। 1/3 तो यहाँ पे रहेगा, पाई भी यहाँ पे रहेगा, आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 8/9 गुना में आर स्क्वायर के बराबर, और h का मान हो जाएगा 4R/3 के बराबर। मतलब कुल मिला के अपने पास कितना बन जाएगा, V2 बराबर में 1/3 तो बाहर रहेगा, और इसके बाद देखो 8/27 यहाँ पे आ जाएगा, 8/27, और ये जो अपने पास आया 4, इसको इसके ऊपर ले जाएंगे 4। अब उसके बाद में देखो ये कितना बना, पाई r3 के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/27 और गुणा में 4/3 पाई r³ के बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ। और देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि जो गोले का आयतन है इसको मैंने V1 नाम दिया था, 4/3 पाई r³ के बराबर ये निकल के आया था। तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, 8/27 गुना में V1 के बराबर निकल के आ गया। तो मैंने ये सिद्ध कर दिया कि शंकु का आयतन, जो अधिकतम आयतन वाले शंकु का आयतन जो है वो गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा, और यही मेरे को सिद्ध करना था यहाँ पे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।